जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे चैप्टर 2.1। तो उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। हमें 11th स्टैंडर्ड में समझा है कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या डाटा उसे कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन 3 टाइप की होती है। स्टैटिस्टिक्स में डाटा या इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करना, वही तो मेन क्या है हमारी स्टैटिस्टिक्स, ओके, के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जो करना है वही तो मेन स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन या डाटा हमें मिलता है तो जनरली 3 टाइप्स में मिलता है। मतलब जो डाटा होता है या तो उसे हम रॉ डाटा कहते हैं, देखो इस तरह से, या तो उसे हम रॉ डाटा कहते हैं, नंबर 1, ओके। तो डिस्क्रीट डाटा होता है एक, डिस्क्रीट डाटा, ओके, डिस्क्रीट डाटा। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा, ओके, कॉन्टिन्यूअस डाटा, ओके। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो आपको ध्यान होता हो तो अगर 11th में आता था ऐसा कि डाटा 3 टाइप्स में होते हैं, या तो रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा या कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो रॉ डाटा मतलब कि बेसिक जो रैंडम नंबर्स दिए हों, जैसे आपके चैप्टर का नाम है रैंडम नंबर्स, उन्हें रॉ डाटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो रही है 25 मार्क्स की, ठीक है, और 25 मार्क्स में से जो 10 स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं वो इन्फॉर्मेशन है। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो किसी के कितने आएंगे, देखो किसी के आएंगे 24, किसी के आएंगे 23, 22, 21, 20। हमें 10 स्टूडेंट के लेने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 19, 18, 17, 16 और ये 15, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमें बोला है कि 25 मार्क्स की एग्ज़ाम है और 25 मार्क्स में जो 10 स्टूडेंट हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं वो इन्फॉर्मेशन है। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो ये हमारे मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट के, ठीक है। इन्हें रैंडम नंबर्स हम लोग कह सकते हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन हो उस इन्फॉर्मेशन को हम रॉ डाटा कहते हैं, जो पूरी तरह से क्लासिफाइड नहीं है, ओके। ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से क्लासिफाइड नहीं है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है डिस्क्रीट डाटा की। डिस्क्रीट डाटा में, रॉ डाटा में जैसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मतलब खाली ऑब्जर्वेशन होते हैं, ओके, खाली रैंडम नंबर्स डिस्क्रीट डाटा कहते हैं कि जिसके ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, ओके। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो डिस्क्रीट डाटा, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 25 मार्क्स की एग्ज़ाम है जिसमें पता चले कि 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, ओके। जैसे इस तरह से हम देखो लिख के देखते हैं, ये x और ये f, ओके। तो पता चले कि 10 मार्क्स वाले कितने हैं, तो ये हो गए 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे, 3, ओके। 15 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले हैं हमारे 5, और 20 मार्क्स वाले हमारे हैं 8 स्टूडेंट, ओके। और 25 मार्क्स वाले हैं हमारे 2 स्टूडेंट, ओके। तो 25 मार्क्स वाले कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं। रैंडमली ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन की कोई फ्रीक्वेंसी भी दी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। ये डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। और कॉन्टिन्यूअस डाटा वो कहलाता है जब कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, इसको यहाँ पे मैं लाइन डालती हूँ ताकि दूसरा काम हम कर सकें, क्लासिफाइड हो, पर्टिकुलर क्लास दी गई हो। मतलब आपके स्कूल में 25 मार्क्स की एग्ज़ाम है जिसमें पर्टिकुलर क्लास बनाए गए हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 to
15, 15 to 20 और 20 to 25। ओके, तो मान लो कि 0 से 5 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ में फ्रीक्वेंसी, तो 0 से 5 ये हमारी क्लास हो गई और ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 0 से 5 वाले हैं हमारे 3, 5 से 10 वाले हैं हमारे 6, 10 से 15 वाले हैं 7 और 15 से 10 से 15, 15 से 20 वाले हैं हमारे 4। ओके, इस तरह से 2 स्टूडेंट हैं। ऐसे ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में लिए हैं। ठीक है, 20 से 25 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ऐसे ये तो सिर्फ एग्जाम्पल में लिए हैं। तो इन्फॉर्मेशन के ये 3 टाइप्स आते हैं। रॉ डाटा कहलाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, रैंडम नंबर्स दिए हों ये डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, और कॉन्टिन्यूअस डाटा कहलाता है। इस बार हमें इन इन्फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखनी है। हमने जो स्टेट में पहला चैप्टर देखा, सेकंड पार्ट, उसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी के रूल्स देखे, सभी रूल्स देखे। अब वही सब रूल्स हमें रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा के लिए फॉलो करने हैं। वो जो रूल हमने फर्स्ट पार्ट में देखे, पहले चैप्टर में देखे, वो रूल्स हमें इनमें फॉलो करने हैं। या बेसिक कहो, इस चैप्टर में आपके चैप्टर का नाम है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये आपके चैप्टर का कंसेप्ट है। इस चैप्टर में रॉ डाटा और डिस्क्रीट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस डाटा आपका थर्ड चैप्टर में आएगा। थर्ड चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस डाटा के हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड चैप्टर में पहली दोनों के ऊपर बेस्ड है। ओके, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पहली दोनों यानी कि रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा के ऊपर बेस्ड है। तो आपको अब आपको ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, सिंपल है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट डाटा बेसिक जो हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ही रूल याद रखना है, या फिर जैसे जैसे नए नए रूल आएंगे वो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल एक ही रूल आपको ध्यान देना है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी में हमेशा सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल वो कितना बनता है, 1 बनता है। ओके, सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल, कोई भी प्रोबेबिलिटी के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल, रॉ डाटा हो या रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल में सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी ढूंढी जा सके, तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, तो सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आएगा, 1। तो डिस्क्रीट में भी अगर जो ये सब नंबर्स हैं, ओके, ये जो सब नंबर्स हैं, तो जो x जो ऑब्जर्वेशन में उनकी फ्रीक्वेंसी है, देखो ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो उनके हिसाब से अगर इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो भी सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, जैसे बेसिक हम लोग कहते हैं, तो इसको देखो हम इस तरह लिखते हैं, सिग्मा px इज इक्वल टू 1। ओके, तो सिग्मा px ये बेसिक रूल पहले आपको याद रखना है। अभी सिर्फ हम इसी रूल पर काम करेंगे। ओके, बाकी रूल बाद में आएंगे, उनको बाद में देखेंगे। आपको याद रखना है जिसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सिग्मा px, तो p बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, एनी रैंडम वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, उनका सिग्मा मतलब टोटल 1 कितना होना चाहिए, 1 की वैल्यू हमेशा 1 आती है। ये एक बेसिक रूल याद रखना है, और इनके हिसाब से हम लोग सम देखेंगे
तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ओके, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहला क्वेश्चन, इसमें हमें मेंशन है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे फंक्शन दिए हैं और जो प्रोबेबिलिटी दी है, देखो फंक्शन यहाँ पे दिया है हमें x + 2 बटे 25। ओके, और जो प्रोबेबिलिटी दी है वो परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, वो चेक करना है। तो परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, जो भी रैंडम नंबर्स दिए हैं उन सभी रैंडम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और चेक करना है कि सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हाँ, और अगर नहीं आ रहा है तो ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो ये हमें एग्जामिन करना है, चेक करना है। देखो आपको फंक्शन दिया है कि px, हमें क्वेश्चन दिया है जिसकी वैल्यू है x + 2 बटे 25। यहाँ पर x की जगह हमें क्या क्या फिल करना है, x बराबर 1 2 3 4 5। ओके, ये हमें दिए हैं, ये 25 सॉरी ये 1 1 2 3 4 5 ये कहलाएं हमारे रैंडम वेरिएबल और इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। तो यहाँ पर फंक्शन दिया है हमें, यहाँ लिखेंगे px बराबर x + 2। ओके, x + 2 बटे 25। तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दे दिया है कि ये मतलब x की जगह, यहाँ पर जो x है वहाँ पर हमें 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। ओके, तो एक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, x की जगह पर 2 रखोगे तो हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, देखो इस तरह से 1, यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो x की जगह 1, तो हो गया 2 और 1 हो गया 3/25। अब x की जगह हम रखेंगे 2, तो 2 + 2/25 4/25। फिर हम रखेंगे 3, तो 3 + 2/25 यानी कि 5/25। अब देखो ये कट रहा है लेकिन हमें काटना नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर हमें यहाँ पे सेम रखना है। ओके, फिर हम रखेंगे 4, x की जगह 4, तो 4 + 2/25 यानी कि 6/25 और फिर हम रखेंगे x की जगह 5। ओके, 25, 5 और 2 हो गया हमारा 7/25। ओके, तो ये हमारे सभी जो हैं सॉल्यूशन आ गए हैं। तो 2 की x की जगह हमने सभी को रख दिया है, किस किस को, 1 2 3 4 5, और ये सभी हमारे सॉल्यूशन आ गए हैं। ओके, तो जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में करते थे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते थे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन, वो सब यहाँ पे निकाल दिए हैं। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी है आपको, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दे दिया है px की, यहाँ पर x की जगह रैंडम वेरिएबल 1 2 3 4 5 है ना, इन्हें बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, रखो तो उनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर x की जगह ये सब वैल्यूज़ एक एक करके रखनी है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी और उन सबकी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें चेक करना है कि सबका टोटल 1 आ रहा है। अगर सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आया तो ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो मतलब नहीं है। तो चेक करना है ये जो फंक्शन है px, उसमें 1 रखें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो x की जगह पर 1 रखा, ठीक है, x की जगह पर 1 रखा तो आंसर मिला 3/25। तो मैंने जैसा बताया
कि इन सब की हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स की। ओके, ये हैं रैंडम वेरिएबल्स की, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रैंडम वेरिएबल हैं, इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए ये फंक्शन दिया गया है ना, यहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है, सबकी वैल्यू रख दो, सबकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कितना सिंपल है, हर रैंडम वेरिएबल की हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर ली। अब चेक करना है कि ये परफेक्ट प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो उसके लिए सबका प्लस करना होगा, और सबका प्लस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। उसके लिए सबका प्लस करना होगा। नाउ अगर हम सबका प्लस करें, ओके, तो यहाँ पे नाउ अब हम सबका प्लस कर देते हैं। तो प्लस के लिए कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे लाइन डाल देती हूँ ताकि अलग अलग पता चले। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। ओके, सबका हम टोटल कर देते हैं। तो P1 कितना आया था? 3/25। ऐसे सभी की वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखते जाएंगे। 4/25, 5/25 प्लस 6/25 प्लस 7/25। तो देखो डेनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम इसको एक बारी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सबका जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनका कर देंगे टोटल। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 से 25 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। 1 ही आना चाहिए था ना हमारा। क्या चल रहा था हमारा रूल शुरू से कि सिग्मा पी एक्स बराबर हमारा 1 आना चाहिए। तो दिस इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, सबका टोटल 1 आ गया। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सिग्मा पी एक्स बराबर 1 हो गया हमारा, है ना। तो ये परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल दिया है, यहाँ पर खाली चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है या नहीं, तो वो है सबका टोटल 1 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है, सबसे पहले तो यहाँ पे अपना फंक्शन लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर 6 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है अपॉन के, एब्सोल्यूट ब्रैकेट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट ब्रैकेट। 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट x माइनस 7 के। ओके, तो यहाँ हमें के फाइंड करना है। ओके, इसमें दिया है, क्वेश्चन है हमारा, बुक में पढ़ना। इफ़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबलाइज देन फाइंड कांस्टेंट के। अब इसमें चेक नहीं करना है, वो दिया ही है कि यहाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल आ जाएगा 1। यहाँ हमें के फाइंड करना है। ओके, ये जो के है ये फाइंड करना है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर 6 माइनस एब्सोल्यूट ब्रैकेट में x माइनस 7 अपॉन के। तो के फाइंड करना है, यहाँ पर फंक्शन दिया है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ x की जगह पर वैल्यू रखनी है, क्या क्या रखनी है देखो, 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी हमें x की जगह पर रखने हैं। ओके, और मेंशन है कि सबका टोटल कितना आना चाहिए, 1 होगा ही, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो
मतलब x की जगह पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब वैल्यू रखनी है और उसके बाद फाइंड करनी है k की वैल्यू। ये जो k दिया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू क्या आ रही है, तो सबकी वैल्यू पहले रख दें। तो यहाँ ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट याद रखना है। क्या होता है एब्सोल्यूट ब्रैकेट, पहले आता था ना ये बेसिक मैथ का रूल, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नो नेगेटिव वैल्यू। ओके, कैसे, देखो ऐसे एब्सोल्यूट ब्रैकेट। अब इसमें मान लो हम रख दें कि 4 माइनस 7, तो 7 में से 4 गया तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। लेकिन ये किसके अंदर है, एब्सोल्यूट ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब होता है नो नेगेटिव वैल्यू, मतलब इसके बाहर जो भी नंबर आएगा वो प्लस के साथ ही आएगा, उसके साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 कितना हुआ, 3 हुआ, है ना। सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना था, ये 3 रखो इसको, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, एब्सोल्यूट ब्रैकेट मतलब नो नेगेटिव वैल्यू। तो 7 में से 4 गया तो प्लस का 3, अगर प्लस का है तो भी वो प्लस का रहेगा। लेकिन अगर जैसे 7 माइनस 4 तो 4 माइनस 7 तो -3 आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट में था। एब्सोल्यूट ब्रैकेट का मतलब होता है नो नेगेटिव वैल्यू। तो इसके बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा किसकी होगी, प्लस की ही होगी, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक एब्सोल्यूट ब्रैकेट का। ओके, इसमें कुछ नहीं आएगी, पॉजिटिव ही, मतलब अंदर अगर है माइनस का तो सब जो भी आएगा इसके बाहर, एब्सोल्यूट के बाहर, वो हमेशा प्लस में ही आएगा। ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब परफेक्ट वैल्यू होती है। ओके, नो नेगेटिव वैल्यू, अंदर अगर माइनस आता हो तो उसे भी प्लस में लिखा जाएगा, अगर जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ क्लियरली दिया है कि क्या दिया है हमें, दिया है सिग्मा px इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है क्योंकि ये करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया है। तो प्रूव नहीं करना है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x, तो वो सही है। सबका टोटल एक ही आएगा, उसी बेस पर k फाइंड करना है। अगर सबका टोटल 1, मतलब कि अब हमें इस पहले से सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है और इस x की जगह हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को फिल करेंगे और फिर हम निकालेंगे सबके आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर है 4, x की जगह क्या रखेंगे हम, 4। ओके, 4 माइनस 7 अपॉन के, 6 माइनस 4 में 7 गया तो 3, है ना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट है, इसके बाहर जो भी नंबर आएगा वो प्लस में ही आएगा। 6 में से 3 गया तो 3, 7। अब देखो ये जो माइनस है इसका एब्सोल्यूट ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस यहाँ पे आ रहा है। ओके, लेकिन 4 माइनस 7 यानी कि -3 आना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट है इसका मतलब है नो नेगेटिव वैल्यू, तो इसके बाहर जो भी नंबर निकलेगा वो हमेशा प्लस में जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ लगा है। ओके, इसमें से तो 3 ही बाहर आया है, ठीक, तो 3/7। अब P5 बराबर 6 माइनस x की जगह क्या रखेंगे, 5 अपॉन 7, 6 माइनस 2। ओके, सॉरी यहाँ पे k है, सॉरी सब में मैंने लगा दिया, याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, चलो k। ओके, सब में यहाँ पर k है। 6 में से 2 गया तो 4/k। अब 6 रखेंगे तो 6 माइनस 7 अपॉन k। 6 माइनस 6 में से 7 गया तो 1/k, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/k। 7, अब x की जगह 7 रख दो। ओके, अपॉन k। 7 में से 7 गया तो 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन k, तो कितना आएगा 6/k। अब यहाँ पे 8 रख दो, तो 6 माइनस x की जगह
अब हमें 8 रखना है, तो 8 माइनस 7 अपॉन के, तो 6 माइनस 8 में 7 गया 1, है ना, तो 6 में से 1 गया तो 5 बटे के। अब पहले इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर लेंगे पेंसिल और फिर आगे सम करेंगे। ओके, अब हम रखेंगे 9, x की जगह 9। ओके, 6 माइनस 9 माइनस 7 अपॉन के, 6 माइनस 9 में से 7 गया तो 2 अपॉन के, 6 में से 2 गया तो 4 अपॉन के। ओके, अब रखेंगे 10, तो 6 माइनस x की जगह 10 अपॉन के, 6 माइनस 10 में से 7 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3। ओके, ये सबकी हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है क्या, हेयर सिग्मा px इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड नहीं करना, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं, ओके, ये वैल्यू रखने के बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं इन सब का टोटल होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, 1 है ही, मतलब होना नहीं चाहिए, 1 ही है। ओके, तो ये सबका आ गया आंसर, मिला सबको, प्लस करो, तो प्लस, सॉरी दूसरे पे चली गई, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये सबके आंसर आ चुके हैं। अब इन सब का हमें टोटल करना है। ओके, तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल करने के लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। पेज छोटा पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे सब खिचड़ी पक जाएगी। तो ये हो गया P4 प्लस P5, जो हमने वैल्यूज़ पुट की है ना, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया जी 10। अब इन सब के आंसर आप पिछले पेज पे देख लेना, मैं इसमें कर देती हूँ जो हमारे आंसर आए हैं। 3 अपॉन के प्लस 4 अपॉन के, 5 अपॉन के, 6 अपॉन के प्लस 5 अपॉन के प्लस 4 अपॉन के प्लस 3 अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो ओके, सबका टोटल कितना आना चाहिए, 1। ठीक है, तो देखो डेनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में k इज इक्वल टू 1। अब इन सबका टोटल करो, देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30। ओके जी, इसे सॉल्व कर दो। 30 के को तिरछी गुणा कर दो, के एकम के, तो के बराबर हमारा कितना आ गया 30। के की वैल्यू ही हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी। ओके, तो मिल गई हमें के की वैल्यू, क्या मिली 30। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइन एज फॉलो, यहाँ पर तो ये हमें के की वैल्यू मिल गई ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने। ओके जी, तो यहाँ पर 3rd क्वेश्चन में हमें दिया है, आप क्वेश्चन बुक में पढ़ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले तो इज रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइन एज फॉलो। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो है ही, इसका फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया है, फंक्शन है हमारा, एक मिनट, फंक्शन क्या है बुक में देख लेती हूँ। पी एक्स बराबर के अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, क्या दिया है फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे हमें फैक्टोरियल, और जिसमें x की जगह 1 2 3। ओके, हमें वैल्यू रखनी है, फाइंड करना है कांस्टेंट के। अब कांस्टेंट के मतलब
के की वैल्यू सेम ही रहेगी। देखो ये कांस्टेंट के है, क्योंकि के की वैल्यू सेम रहेगी। हमें क्या भरना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू रखते जाना है और आंसर दूसरे फाइंड करने हैं, लेकिन के को टच नहीं करना, तो इसलिए वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सब में के की वैल्यू सेम रहेगी। एक्स पे कुछ भी रखो, यहाँ पे एक्स पे कुछ भी रखो तो वो के ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट है। तो हाँ, यहाँ पे फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल याद है ना आपको, फैक्टोरियल 11th में आता था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तक मल्टीप्लाई, मतलब जैसे ये देखो 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, तो क्या मतलब बताया मैंने इसका, फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर का 4 फैक्टोरियल दिया है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग एक एक माइनस करते जाओ, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तक मल्टीप्लाई करना। ओके, जैसे 6 फैक्टोरियल दिया हो तो कैसे होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, इसे कहते हैं फैक्टोरियल सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो अब के ढूंढने के लिए वही रूल इसमें भी है यार। क्या है यहाँ पर, सिग्मा पी एक्स बराबर 1। ओके, सबका टोटल 1, क्योंकि परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबका टोटल 1 है। इसका मतलब P1 P2 प्लस P3 बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, जो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है उसमें वैल्यूज़ पुट करके। P1 x की जगह हमें 1 रखना है, फैक्टोरियल, तो k 2 फैक्टोरियल, तो k अपॉन 2। ओके, फिर P2 तो k अपॉन 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, k अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया k अपॉन 6, k अपॉन 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, k 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स k अपॉन 24। ओके, हेयर अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमें दिया ही है, हमें यहाँ पे कोई प्रूव भी नहीं करना है। ओके, तो ये हो गई कांस्टेंट के की वैल्यू। कैसे आएगी देखो, टोटल 1, क्योंकि परफेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो इन सब का टोटल 1 है। ठीक है, कैसे देखो, अभी से हम सॉल्व भी करके बताएंगे। P1 प्लस P2 प्लस P3, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी आई है उन्हें हम प्लस कर देंगे। k अपॉन 2 प्लस k अपॉन 6 प्लस k अपॉन 24 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 24 है तो पहले सबका 24 कर दो। कैसे करेंगे, 2 को किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, 12 से। कैसे करेंगे, और ऊपर नीचे दोनों जगह 12 गुणा k 12 गुणा 2, है ना, क्योंकि सबके डेनोमिनेटर को 24 बनाना है तो 2 को किससे गुणा करें कि 24 हो जाए, 12 से। फिर 6 को किससे गुणा करें कि 24 हो जाए, 4 से। 4 गुणा के ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो 24 है ही। ठीक है जी, ऐसे हम डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, सबको 24 बनाना है। ओके, तो ये हो गया 12 के और 12 दूनी 24, ये हो गया 4 के 4 6 24, और ये तो के है ही बराबर 1। ओके, अब देखो डेनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बारी ले लो, है ना। 12 और 4 16 और 1 17, कितने हो गए, 17 के बटे 24 बराबर 1। अब इसका आंसर क्या होगा, 17 के बराबर 24, क्यों, 24 से कम 24। अब के बराबर
24 और ये 17 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ये हो गई हमारी के की वैल्यू, क्या हो गई 24/17। ओके, अब कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी, के की वैल्यू मिल गई। दूसरा बेसिक फंक्शन दिया है, हमें फाइंड करना है। आगे पेज पर चलते हैं। हमें फाइंड करना है इस तरह से, हमें दिया हुआ है 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 4, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पे बेसिक एक क्वेश्चन दिया है, मतलब 1 से 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो 1 से 4 के बीच में क्या क्या आता है, 2 और 3, है ना। 2 और 3 नंबर आते हैं, तो 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी का प्लस करना है। देखो पिछले पेज पे जाके बताती हूँ। अगर 2 और 3, ये 2 की प्रोबेबिलिटी थी और ये 3 की, तो इन दोनों का प्लस करना है। क्या करना है हमें, इन दोनों का प्लस करना है। तो k/6 प्लस k/24 कर दो, ठीक है जी। P2 प्लस P3, ओके। तो P2 कितना था, k/6 k/24, ओके। तो k की वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू कितनी आई है हमारी, k की वैल्यू आई है 24/17। तो 24/17 k की जगह पुट कर दो। कैसे करेंगे, 24/17 और गुणा हो जाएगा 6, जो गुणा है यहाँ पर, है ना। 24/17 गुणा 24, है ना। ये 6 यहाँ पर था, गुणा में हो गया, और ये 24 यहाँ पर था, ये भी गुणा में हो गया। ओके, तो अब देखो 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो इसका आंसर आ गया 4/17। 24 से 24 कैंसिल, ये हो गया 1/17। तो नीचे डेनोमिनेटर सेम है, एक बार ही आ जाएगा। 4 और 1 हो गए हमारे 5। ओके, तो 1 से 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/17। ओके, पूरा ले लो, है ना। 1 से 4 के बीच की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/17। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।